Hello guys, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC Net and JRF. Today I am going to discuss about very important PIQ and MCQ. Friends, मेरा पहला क्वेश्चन है one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to what? मतलब नीचे से कौन सा मोस्ट पावरफुल फैक्टर होगा जो टीचिंग को मतलब इफेक्टिव टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर पे दिया है सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, दो नंबर पे इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, थर्ड नंबर पे प्रेवलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड फोर्थ नंबर पे है एजुकेशन सिस्टम्स। फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता है, ये होगा एजुकेशन सिस्टम्स। मतलब कौन सा एजुकेशन सिस्टम देश में हो रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल फैक्टर होता है। दो नंबर क्वेश्चन है मेरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब टीचिंग एंड लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर पे दिया है टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। फ्रेंड्स, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है, ये बाइंग सेलिंग के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकती, इसलिए एक नंबर नहीं होगा। बी नंबर पे है टीचिंग इज सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट। यस फ्रेंड, ये सही होगा। सी नंबर पे है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग्स व्हेयरएज लर्निंग्स डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। मतलब लर्निंग कोई जगह पे हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट डायरेक्टली इम्प्लाई द टीचिंग, इसलिए ये मतलब ले सकते हो। और डी नंबर पे टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग। यस फ्रेंड, टीचिंग इज ई नंबर पे दिया है टीचिंग इज एन इंटरेक्शंस एंड is dyadic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain। तो फ्रेंड्स, ये तो ए नंबर नहीं होगा, ए नंबर जहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे ये है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये है, ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए नहीं है, इसलिए मतलब टू इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है assertions formative evolution trend to accelerate the pace of learning। यस फ्रेंड। और दो नंबर पे है एज अगेंस्ट summative evolution formative evolution is highly reliable। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है क्या, मतलब जो इवोल्यूशन ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है और जो इवोल्यूशन के द्वारा स्टूडेंट को मतलब मोटिफाई होता है, स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। सपोज जो क्लासरूम में टीचर ने स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं, जब स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेगी, तब टीचर ने सही आंसर स्टूडेंट को मत को सिखाएगी। मतलब स्टूडेंट इसके द्वारा क्या होगा, मोटिवाई होगा। लेकिन दो नंबर पे दिया है एज अगेंस्ट summative evaluation formative evaluation is highly reliable। तो फ्रेंड्स, ये सही नहीं होगा, क्योंकि summative evaluation हाईली रिलेबल होता है, क्योंकि summative evaluation हाईली सिस्टमेटिक होता है और फॉर्मेटिव evaluation इतना सिस्टमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये क्लासरूम में ऑनगोइंग प्रोसेस में जब टीचर ने स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं तब होता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। और समेटिव इवोल्यूशन जब क्लास खत्म होके सिलेबस खत्म होके स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम में मतलब एग्जाम देगा, वो होगा समेटिव इवोल्यूशन। इसलिए समेटिव इवोल्यूशन वेरी सिस्टमेटिक एंड हाईली रिलेबल होता है, लेकिन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इतना नहीं होता है, इसलिए वन इज राइट। इसलिए वन इज ट्रू बट आर इज नॉट, आर इज फॉल्स। सो थर्ड इज द राइट आंसर। But fourth number question, on the basis of summative test, a teacher is interpreting his her students' performance in terms of their wellness, lifestyle, evident in behavior, which will be called।
मतलब ए कौन सा होगा, फॉर्मेटिव टेस्टिंग होगा, समेटिव यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है फॉर्मेटिव टेस्टिंग, फॉर्मेटिव तो नहीं होगा, मतलब लास्ट में होगा, समेटिव में होगा, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द ईयरली एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम भी हो सकता है। और यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यहाँ पे दिया है समेटिव के बारे में, लेकिन यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो नहीं होगा। और यहाँ पे दिया है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। फ्रेंड्स, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होता है जब जो मतलब एग्जाम का रिजल्ट को ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं तो कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग तो तब करते हैं जब स्टूडेंट को जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट 100 के मार्क के साथ कंपेयर करते हैं, तब कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। सपोज सीटेट मतलब 60% जो जनरल कैटेगरी को 60% मिलेगा, वो मतलब एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। सो 60% दैट मीन्स कंपेयर विद द 100 में जिसको 60% मिलेगा वही पास करेगा, और जो 60% नहीं मिलेगा वो पास नहीं करेगा। मतलब 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वो होगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। लेकिन हमारा जो यूजीसी नेट है वो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सपोज जब रिजल्ट अच्छा होगा तब हमारा मतलब सबके रिजल्ट अच्छा होगा, सबके एग्जाम अच्छा होगा, तब कट ऑफ मार्क हाई जाएगा, क्योंकि वो मार्क को मतलब हाईएस्ट मार्क को कंपेयर करते हैं ग्रुप, मतलब ग्रुप में कितना स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। सबका अच्छा होगा मतलब कट ऑफ मार्क हाई जाएगा, सबका बुरा होगा कट ऑफ मार्क लो जाएगा। वो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, दैट मीन्स ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है teacher interprets his harsh students' performance in terms of their wellness, lifestyle, evidence in behavior, which will be called, मतलब वो लाइफ स्टाइल उसके बिहेवियर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो होगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वो होगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। Friends, for a fifth number question है that from the list of evaluation procedures given below, identify those which will be called formative evaluations. Indicates your answers by choosing from the quote. Friends, formative and summative evaluations are most important concept for UGC NET फॉर फर्स्ट पेपर। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार हर शीट में आता है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सम्मेटिव इवैल्यूएशन को जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करके एग्जाम में जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा। एक नंबर पर दिए है टीचर्स अवार्ड ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्ट द कोर्स वर्क। तो फ्रेंड्स सम्मेटिव इवैल्यूएशन में ग्रेड प्रोवाइड नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चनिंग आंसर होता है लेकिन ग्रेड नहीं होता। ग्रेड देते हैं समरी इवैल्यूएशन में, जहाँ से मतलब फाइनल में स्टूडेंट को एग्जाम देने के बाद वो किसी को ए ग्रेड देता है, इसका अच्छा मतलब रिजल्ट ए ग्रेड, उसका बी ग्रेड सी ग्रेड दिया। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट को मोटिफाई मतलब मोटिफाई करता है, मतलब मोटिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे स्टूडेंट मोटिवेट होता है, लेकिन ग्रेड नहीं मिलता है, इसलिए ए नंबर नहीं होगा। और बी नंबर है ड्यूरिंग इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सो द टीचर्स प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। यस फ्रेंड, ए टीचर स्टूडेंट्स मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस में होगा, स्टूडेंट और टीचर जब मतलब कनेक्ट होगा, उसका इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करेगा, तभी होगा मतलब लाइक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। सो ए बी नंबर इज द सही होगा। और सी नंबर पे टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन ए यूनिट टेस्ट। फ्रेंड्स, यूनिट टेस्ट भी कभी कभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। यहाँ से नहीं आता है क्योंकि यूनिट टेस्ट मतलब यूनिट खत्म होने के बाद जो होता है वो होता है यूनिट टेस्ट, लेकिन ये आ भी सकता है नहीं आ भी सकता है। और डी नंबर पे क्या दिया है,
the teachers clarifies the doubts of students in the class itself. Yes friends, ये तो आप लोगों को पहले बता दिया, जो मतलब स्टूडेंट को डाउट क्लियर करते हैं और स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। तो सो फ्रेंड्स, डी नंबर सही होगा। और ई नंबर पे द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन रिपोर्टेड टू पेरेंट्स टू एवरी 3 months इंटरवल्स। फ्रेंड्स, एवरी 3 months, एवरी 6 months, ईयरली, ऐसा कोई मतलब वर्ड नहीं आएगा इसके अंदर, इसलिए ई नंबर नहीं होगा। और एफ नंबर है द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेस्ड बाय द टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशंस। ये तो फ्रेंड्स होगा, तो इसलिए फ्रेंड्स ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों नहीं होगा। और फ्रेंड्स मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब ये है 2 और 7। तो फ्रेंड्स 2 और 4 देखो, बी नंबर ड्यूरिंग इंटरेक्शन स्टूडेंट, ये तो होगा, बी होगा, बी है। और यहाँ पे देखो सी, द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट यूनिट टेस्ट, मतलब सी डाउट में है। और डी नंबर देखो, द टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। और एफ नंबर पे क्या है, द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेस्ड बाय द टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर, एफ तो होगा, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्टेड पेरेंट्स एवरी 3 months, ये नहीं होगा, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो मतलब पॉइंट गलत होगा, वही गलत पॉइंट लगा के आप लोग मतलब जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो। तो इसलिए इलिमिनेट जो मेथड है, ये भी अप्लाई करना है, कभी कभी ये भी काम में आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस। मतलब जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, ये क्या होता है, सीसीई, जो सीबीएसई मतलब नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मतलब हमारा इंडिया में फॉलो करते हैं, टीसीई, जिसका एग्जाम मतलब हर ईयर में होता है, और छोटा छोटा करके यूनिट टेस्ट के द्वारा, मतलब हर ईयरली एग्जाम भी होता है, उसके साथ सब कुछ, मतलब खेल खेल कूदना, पढ़ाई करना, सब एक साथ होता है, वो होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे दिया है 1 नंबर पे, इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। यस, कभी कभी ऐसा भी होता है। इट रिप्लेस मार्क विथ ग्रेड, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस, जो मार्क है वो ग्रेड के द्वारा कन्वर्ट किया है। इट इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यस फ्रेंड्स, ए एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, सबको मतलब इसके द्वारा इवैल्यूएशन होता है, खेलना कूदना पढ़ाई करना सबको इसका अंदर आता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, मतलब साल में, हर साल में मतलब 2 4 बार 5 बार 10 बार एग्जाम देते देते एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट का अंदर डर होता है, वो डर मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए यस फ्रेंड, ये सही है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सी एंड डी, ये तो सही होगा, सी डी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, 1 नंबर पे क्या है, इट इंक्रीज द वर्कलोड्स ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये मतलब सही है, लेकिन पॉजिटिव माइंड के द्वारा सोचने के बाद ये सही सही नहीं होगा, क्योंकि इसका द्वारा ऐसा कोई वर्कलोड नहीं होता है। मतलब हर साल में, हर सेमिस्टर में स्टूडेंट को एक्टिव रखते हैं इसके द्वारा, तो वर्कलोड नहीं होता है, इसलिए ये गलत होगा। इसलिए यहाँ पे ये है, ये गलत होगा, यहाँ पे ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे कि बी सी टी, मतलब बी it reflects marks with grade, yes. C, it evaluates every aspect of student, yes. It helps reducing examination phobia, so 4 is the right answer. Friends, मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, given below are two statements. Statement 1, stratospheric ozone is known as good ozone. Stratospheric ozone is known as good ozone.
फ्रेंड्स, जो हमारा अर्थ का लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। फ्रेंड्स, दो स्ट्रेटोस्फीयर जो ओजोन होता है वो सेकेंड लेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जो मतलब सेकेंड लेयर लेयर में जो ओजोन होता है, वो ओजोन मतलब हमारे लिए गुड ओजोन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा मतलब लैंड से, पृथ्वी से जो हमारा अर्थ से जो पोलू पोल्यूशन मतलब पोलूटेड ऊपर में जाके वो ओजोन से मतलब टक्कर खा के मतलब नीचे पृथ्वी से अगेन मतलब वापस आते हैं। इसलिए पृथ्वी पे क्या होता है, मतलब पोल्यूशन ज्यादा होता है। ये ओजोन हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये ओजोन हमारे लिए खतरा है। लेकिन जब आयोनिस्फीयर का मतलब इसका ऊपर जो ओजोन है, वो ओजोन हमारे लिए मतलब अच्छा है, क्योंकि वो ओजोन मतलब जो सन से जो क्या होता है, रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन आने के लिए मतलब उसको बाधा देते हैं। इसलिए जो नीचे वाला जो ओजोन है वो हमारे लिए खतरा है, लेकिन जो ऊपर वाला ओजोन है वो हमारे लिए अच्छा है, गुड ओजोन होता है, क्योंकि वो उसके से मतलब यूवी जो आता है, अल्ट्रा वायलेट रे, वो आने के लिए वो बाधा देती है। वो आने से तो पृथ्वी से जितना मतलब पेड़ है और जीव है, इसके लिए कैंसर के तरह मतलब बीमार बीमार होगा, लेकिन इसका डेंजर बीमार होगा। वो बीमार के लिए रक्षा करते कौन करते हैं, हमको सेव करते हैं, वो करते हैं अ, जो ऊपर वाला जो मतलब ऊपर लेयर में जो ओजोन होता है, वो ओजोन सेव करते हैं। लेकिन नीचे वाला जो ओजोन है, वो ओजोन पृथ्वी से जो पोल्यूटेड मतलब ऊपर में जाता है, वो वहां से खुंडा खा के मतलब वहां से टक्कर खा के वापस मतलब पृथ्वी में आता है। इसलिए पृथ्वी में पोल्यूशन ज्यादा होता है। इसलिए ऊपर वाला जो मतलब नीचे वाला जो ट्रोपोस्फियर जो ओजोन है, वो हमारे लिए खतरा है। लेकिन जो आयोनोस्फीयर में जो ओजोन है, वो हमारे लिए अच्छा है। सो ये आंसर सही नहीं होगा, ये नीचे वाला ओजोन होता है। 2 नंबर में दिए है, ओजोन एट द सरफेस लेवल्स इज ए सीरियस हेल्थ hazard एंड नोन एज पोल्यूटेंट। यहाँ पे वही वही इसके बाद भी यहाँ पे बोला है, ओजोन एट द सरफेस लेवल मतलब जो नीचे वाला है, इज ए सीरियस हेल्थ hazard एंड नोन एज पोल्यूटेंट, इसको पोल्यूटेंट भी कहते हैं। इसलिए वन इज नॉट करेक्ट बट टू इज करेक्ट। So statement is one is false, but statement two is true. Friends, 8 number question है, which of the following are the secondary law of learning? Friends, आप लोगों को पता है जो law of learning ने दिया, 3 law of learnings given by Thorndike। वो 3 law क्या क्या है? Law of readiness, law of exercise, law of effect। ये होता है 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। लेकिन इसके बावजूद मतलब इसके अंदर भी थॉर्नडाइक ने और 5 लॉ दिया है। यहाँ पे बोला हुई ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेकेंडरी लॉ, मतलब प्राइमरी लॉ के बारे में नहीं पूछा, सेकेंडरी लॉ के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है तो 3 लॉ ऑफ लर्निंग होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। सो हम लोग की प्राइमरी जो लॉ होगा, वो लॉ हटाने से जो रहेगा वही होगा सेकेंडरी लॉ। तो यहाँ पे दिया लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, तो ये तो लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट में नहीं आता है, इसलिए इसका सरो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये भी नहीं होगा। लॉ ऑफ इफेक्ट मैंने बोला, लॉ ऑफ एनालॉजी ये मैंने नहीं बोला, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब
लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीनों होता है प्राइमरी लॉ। तो इसलिए सी ई आएगा प्राइमरी लॉ के अंडर में आएगा, इसलिए सी एन ई तो नहीं होगा, लेकिन ए बी एन डी होगा, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी लॉ बोला। तो इसलिए आप लोगों ने मतलब उल्टा करके आंसर बनाने पड़ेगा। ये प्राइमरी होगा मतलब सी नंबर प्राइमरी होगा और ई नंबर प्राइमरी होगा, इसलिए सी एन ई को हटाना है। तो सी एन ई कहाँ पे, सी यहाँ पे, ये भी हटा दो, यहाँ पे ई है, ए भी हटा दो, यहाँ पे सी है, ए भी हटा दो। तो ए हट जाएगा, ए हट जाएगा, लेकिन ए हट नहीं जाएगा, ए बी एंड डी, दैट्स वाई ए बी डी इज द राइट आंसर। मतलब यही होगा सेकेंडरी लॉ। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव थिंग्स, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ, ये होता है मतलब यही होता है 5 लॉ गिवन बाय थॉर्नडाइक, सेकेंडरी लॉ गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर of the following major technological changes in computers based on फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स जो कंप्यूटर है मतलब कंप्यूटर के बारे में बोला है, कौन सा मतलब पहला डेवलप हुआ, उसके बाद कौन सा डेवलप हुआ, उसके बाद कौन सा डेवलप हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद दिया है इंटीग्रेटर सर्किट, उसके बाद दिया है ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स आप लोग को तो पता है पहला होगा वैक्यूम ट्यूब, मतलब कंप्यूटर के इतिहास में पहला डेवलप हुआ वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद डेवलप हुआ आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। कहाँ पे दिया है पता। तो फ्रेंड्स पहला डेवलप हुआ वैक्यूम ट्यूब, तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, और लास्ट में यहाँ पे दिया है ए मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ पे दिया है सी, सी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, आईसी कौन सा पहला आया, आईसी आया और माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर मतलब लास्ट में आया माइक्रो प्रोसेसर। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब पे पहले होगा, लास्ट में होगा माइक्रो प्रोसेसर मतलब ये होगा। सो 3 इज द राइट आंसर। सो पहला हुआ वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद हुआ ट्रांजिस्टर, उसके बाद हुआ सर्किट मतलब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद हुआ माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड्स मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमंस एनवायरनमेंट स्टॉकहोम जोन्स 1972 was implemented by the government of India by creating, यहाँ पे दिया है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है जो ह्यूमंस एनवायरनमेंट स्टॉकहोम जो जून में हुआ है, लेकिन ये इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1986 में।
क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा जो एनवायरनमेंट को बहुत मतलब क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तब ने इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ये जो स्टॉकहोम एनवायरनमेंट है ये ने मतलब एक्टिव किया है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इन आवर इंडिया इन भोपाल मतलब इंडिया में भोपाल में 1984 में 2 दिसंबर में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वहां से मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी से बहुत आदमी को मतलब जान लिया था। ये तो आप लोगों को पता है वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी था, क्योंकि बहुत लोग मतलब जो इंडस्ट्री से एक गैस लीक होने से मतलब आदमी एक ट्रेजेडी हुआ था उधर। ते उससे इंडियन गवर्नमेंट को पता चला जे एनवायरनमेंट को मतलब कितना क्षति हुआ। जो यहाँ से मतलब एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अ, इसलिए वो 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, मतलब ये एक को आप लोग जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है 1984 में 2 दिसंबर में भोपाल में हुआ था, उसके साथ लिंक करके याद रखने पड़ेगा, क्योंकि इसको उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो फ्रेंड्स यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी